बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ शाहीन कौसर। उम्मीद करती हूँ सब देखने वाले खैरियत से होंगे। मैं आपकी खिदमत में एक न्यू वीडियो लेके हाजिर हुई हूँ दैट इज़ अबाउट इजी ट्रिक्स फॉर वीबीटी ऑफ कम्प्लेक्स कंपाउंड्स। आज की वीडियो में हम लोग वो इजी ट्रिक्स देखेंगे जिनकी मदद से हम लोग वेलस बॉन्ड थ्योरी को इजीली अंडरस्टैंड कर सकेंगे। मेन टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटा सी बात आप लोगों से डिस्कस करना चाहूँगी कि कोई भी टॉपिक कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता, सिर्फ बस डिपेंड करता है कि हम उस टॉपिक को पिक कैसे कर रहे हैं। अगर हम लोग कर लें, अगर हम अपनी मीन स्टडी का जो हमारा स्केड्यूल है उसको इस तरह से एडजस्ट कर लें कि हम उसकी जो कोई भी जो टॉपिक है उसकी बेसिक्स को अगर हम लोग पिक करने की कोशिश कर लें तो है सच वो टॉपिक कॉम्प्लिकेटेड नहीं रहता। तो वो कौन सी इजी ट्रिक्स हैं जिन पे वीबीटी बेस कर रही होती है, आज की इस वीडियो में हम वो डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। इसी तरह कोई भी आप और कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक उठा लो, आप देखोगे कि अगर आपको उस टॉपिक से रिलेटेड बेसिक्स पता है तो आपको वो टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर हमें क्या होगा कि उस टॉपिक की बेसिक्स नहीं पता होगी, हम डायरेक्टली वो टॉपिक सर्च करना शुरू कर देंगे, तो हमें एक तो क्या है कि वो टॉपिक बोरिंग लगेगा क्योंकि हमें समझ नहीं आएगी। दूसरा, हम उस टॉपिक को अच्छी तरीके से पिक नहीं कर सकेंगे। हो सकता है कि हम उस पर रट्टा मार के उसमें तुक्के मार के मार्क्स तो ले लें, लेकिन वो हमारे माइंड में एक तरह से कहते हैं ना कि सेटिस्फेक्शन नहीं होगी हमें कभी भी। इसलिए मैं आप लोगों को ये प्रेफर कर रही हूँ कि हमेशा कोई भी टॉपिक उठाओ तो उसकी बेसिक्स कवर करने की कोशिश किया करो। तो ये हमने बेसिकली जो ये चैनल है इस पर हम लोगों ने वही इजी ट्रिक्स के थ्रू डिफरेंट जो कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स हैं इंशाल्लाह हम उनको कवर करने की कोशिश करेंगे। आज का हमारा पर्टिकुलर जो टारगेट है वो है वीबीटी ऑफ कम्प्लेक्सेस। अब चलते हैं मेन टॉपिक की तरफ, टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। अब वीबीटी जो मीन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है इसमें बेसिकली जो हमसे क्वेश्चन किया जाता है वो इस तरह, हमें कोई भी कम्प्लेक्स दे दिया जाता है और हमें उसकी वीबीटी एक्सप्लेन करनी होती है। तो इसमें कौन सी कन्फ्यूजन हैं जो स्टूडेंट को मोस्टली कंफ्यूज करती हैं और उनको हम कौन सी ट्रिक्स की मदद से रिजॉल्व कर सकते हैं, आज की वीडियो में इंशाल्लाह वो डिस्कस करेंगे। मीन हमें ये क्वेश्चन दिया जाएगा, सबसे पहला आप लोगों ने टास्क क्या कर लेना, मैं आप लोगों को ये प्रेफर करूँ, थोड़ा सा ये एडिशनल काम है कि आप प्रेफर क्या करें कि साथ इसका नोमेनक्लेचर लिख लें। आप इसका नेम लिख लेंगे। इसके दो एडवांटेज हैं। एक तो आपको नोमेनक्लेचर पे मतलब अगर आप लोगों का ये आउटलाइन का पार्ट है तो मैं आपको प्रेफर कर रही हूँ आप साथ साथ ये भी लिख लिया करें, सर आपकी प्रैक्टिस हो जाती है। दूसरा, यहाँ से आपको ऑक्सीडेशन स्टेट का थोड़ा सा ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ये आगे आपके लिए हेल्पफुल हो जाती है। लेकिन ये एडिशनल स्टेप है, आप करना चाहो तो ठीक, ना भी करो तो भी आपको वीबीटी समझ आ जाती है। अच्छा, अब वीबीटी करने के लिए जो फर्स्ट स्टेप है, आपने देखना होता है कि इस तरह कम्प्लेक्स दिया जाता है, उसमें जो एक होती है हमारे पास सेंट्रल एटम और उसके साथ ब्रैकेट में कोई भी लिगेंड लगे होते हैं। मीन एक कम्प्लेक्स के दो पार्ट्स होते हैं, सेंट्रल एटम और साथ लिगेंड। सबसे पहले आपने क्या करना होता है कि जो सेंट्रल एटम होती है उसकी एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी होती है। सेंट्रल एटम हमेशा डी ब्लॉक एलिमेंट से बिलोंग कर रहा होगा। फिर अब बात आती है कि अब जब तक हमें डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में नहीं पता होगा तो हम इस टॉपिक को कैसे अटेम्प्ट करेंगे। इसलिए पहले मैंने 4 वीडियोस बनाई हैं जिनमें मैंने डी ब्लॉक एलिमेंट्स को अच्छे से कवर किया है। उनमें से भी मैं आपको प्रेफर करूंगी कि जो 2 वीडियोस हैं जिनमें एक वीडियो में हमने निमोनिक डिस्कस किया था और एक वीडियो में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को अच्छे से डिस्कस किया था, उन चारों वीडियोस की मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी। मैं आपको प्रेफर करूंगी कि एटलीस्ट आप वो जो निमोनिक वाली है और जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वाली वीडियो है, ये टॉपिक देखने से पहले आप वो 2 वीडियो लाजमी देख लीजिएगा। अगर आप लोगों को वो निमोनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन समझ आ गई तो ये आप लोगों को टॉपिक बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे आप कोई गेम खेल रहे हो। अच्छा, अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा क्या टास्क हम लोगों ने क्या हमारा क्या टास्क होगा कि जो सेंट्रल एटम है उसको हम लोगों ने लिख लेना है। उसकी हमें क्या पता होनी चाहिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो ये हमें तभी समझ आ सकती है, अगेन रिपीट कर रही हूँ, जब हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मीन हमें डी ब्लॉक की थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हमारे पास होगी तभी। तो ये जब हम लोग लिख लेंगे, यही मेन टास्क होता है, स्टार्टिंग मेन टास्क यही होता है, यही कंफ्यूजिंग टास्क होता है जो स्टूडेंट को कंफ्यूज कर रहा होता है। इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि अगर आप लोग डी ब्लॉक एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एक दफ़ा देख लोगे, आगे सारा खेल आपके लिए आसान हो जाएगा। समझ आ गया यहाँ तक। अब जिस तरह मैंने इसे कोबाल्ट की होती है, ये मैंने साथ लिखी हुई है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। आप जब आप देखोगे वो निमोनिक वगैरह आप देखोगे ना, तो आपके लिए इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को फाइंड आउट करना बहुत आसान हो जाएगा। अच्छा, इसी को साथ ऑर्बिटल फॉर्म में लिख लेंगे। फर्स्ट स्टेप ये हो गया कि इसके एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी होती है, जिसके लिए हमें बेसिक्स पता होनी चाहिए। हमें डी ब्लॉक एलिमेंट्स के नमूने को अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। नंबर 2, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को फर्स्ट स्टेप हो गया। फर्स्ट स्टेप करने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि ये जो सेंट्रल एटम होता है इसकी हम लोगों ने आयनिक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी होती है। आयनिक का क्या मतलब है कि यहाँ से हम लोगों ने इसका ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करना होता है। ऑक्सीडेशन स्टेट अब कैसे फाइंड आउट करते हैं कि हमारे पास बेसिकली ये नोमेनक्लेचर का टॉपिक है, ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करना। यहाँ पर मैं थोड़ा सा रिव्यू दे देती हूँ कि हमारे पास जो होता है लिगेंड का चार्ज होता है और चार्ज होता है, उनकी मदद से हम लोग क्या करते हैं, सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 3 है।
3 का क्या मतलब है कि इसके ऊपर इसमें से हम लोगों ने क्या करने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करने हैं। ये थी इसकी एटॉमिक स्टेट। जब उसको हम लोगों ने आयनिक स्टेट में लिखना है तो उसमें से 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर लेंगे। 3 इलेक्ट्रॉन हम कैसे रिमूव करेंगे, 2 इस गैस में से निकालेंगे और 1 इसकी डी में से निकालेंगे। तो ओवरऑल हमारे पास कुछ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इस तरह से बन जाएगी। 2 स्टेप हो गए। फर्स्ट स्टेप में हमने एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखी, सेकंड स्टेप में हम लोगों ने आयनिक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखी। थर्ड स्टेप हमारा क्या होता है, थर्ड स्टेप हम लोगों ने चेक करना होता है कि जो लिगेंड है ये कैसा लिगेंड है, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या वीक फील्ड लिगेंड है। तो इसके लिए भी मैं आपको ट्रिक दे देती हूँ कि अगर हमारे पास जो यहाँ पर लिगेंड होता है उसमें जो डोनेटिंग एटम हो वो नाइट्रोजन हो, कार्बन हो या फास्फोरस हो, तो वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट एक एग्जांपल वीक फील्ड लिगेंड की भी देखेंगे, तो आप इंशाल्लाह हम इजीली समझ जाएंगे कि वीक फील्ड का क्या इफेक्ट है। अभी हमारा लिगेंड क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का मतलब क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का मतलब है कि पेयरिंग हो जाएगी। वीक फील्ड लिगेंड का फिर क्या होगा, पेयरिंग नहीं होगी। वो इंशाल्लाह एक एग्जांपल नेक्स्ट हम करेंगे तो अच्छे से समझ आ जाएगी। हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया कि हमारा लिगेंड क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का क्या मतलब है कि जो यहाँ पर जब ये लिगेंड अप्रोच करता है तो ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स को पुश करते हैं, उनके इलेक्ट्रॉन को पेयर अप कर देता है। तो ये देखें, ये हमारे पास आयनिक कंडीशन थी, यहाँ तक हम लोगों ने लिख लिया था। तो जब देखें लिगेंड अप्रोच करेगा तो क्या होगा, पेयरिंग होगी। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों ने पेयर कर देना है। देखें सेम चीज़ है जो अभी हम लोगों ने ऊपर लिखी है, जस्ट अब क्या है कि ये जो डी वाले ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन्स इनको हमने पेयर कर दिया। देखिए फर्स्ट वाले में तो पहले ऑलरेडी पेयर था, आगे हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन बच रहे थे, 4 इलेक्ट्रॉन, तो उनको हमने 2 ऑर्बिटल में पेयर फॉर्म में लिख लिया यहाँ तक। अब देखें यहाँ तक तो कोबाल्ट के अपने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इट्स मीन के इनकमिंग जो लिगेंड है उसको वो कौन से ये ऑर्बिटल दे सकते हैं, अपने ये 3D के 2 ऑर्बिटल दे सकते हैं, S के ऑर्बिटल एंड P के ऑर्बिटल दे सकता है। बेसिकली अब यहाँ पर देखें ना हमारे पास लिगेंड हैं कितने, 6। जितने लिगेंड्स होंगे उतने ही ऑर्बिटल हमने खाली करने हैं, ठीक है। तो हमारे पास 6 लिगेंड है तो 6 ऑर्बिटल एम्प्टी होने चाहिए, जिनमें से हम लोगों ने 2 जो है वो D के लिए हैं, S का लिए है और 3P के लिए हैं। इसका मतलब है कि ये जो 6 ऑर्बिटल्स हैं कोबाल्ट के, ये क्या करेंगे, हाइब्रिडाइज करेंगे। हाइब्रिडाइज होके हमारे पास देखें आप यहाँ पर जब ये हाइब्रिडाइज करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होगी वो भी हमें यहाँ से पता चल रहा है। 2 D के हैं, 1 S का है, 3 P के हैं, मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई, D2sp3। ठीक हो गया। ये हम लोगों ने 4 स्टेप आइडेंटिफाई कर लिया कि हमें पता चल गया कि हाइब्रिडाइजेशन कौन सी हो रही है। वो भी हमें कैसे पता चलेगा, जब आप स्टेप वाइज यहाँ तक चलते होगे इंशाल्लाह आपको अच्छे से समझ आ जाएगी कि यहाँ से जितने ऑर्बिटल एम्प्टी होते हैं या जो ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं उसी की बेस पे हम लोग देख लेते हैं कि हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है। इसके लिए अब अगर मैं यहाँ को आपको एक छोटी सी ट्रिक दे देती हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये चीज़ कि जिस तरह यहाँ पर इस स्टेप में हमारे पास देखें ना D2sp3 ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हुए हैं, तो हमने से क्या कह दिया, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इसी तरह अगर यहाँ पर सिर्फ sp ऑर्बिटल होते, 2 ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते बॉन्डिंग में, तो उस हाइब्रिडाइजेशन को हम क्या कहते हैं, sp हाइब्रिडाइजेशन। और उसके लिए आगे ज्योमेट्री फिर कौन सी होती, लीनियर होती। अब देखें जब आपको ये स्केच पता होगा तो हाइब्रिडाइजेशन से अगली जो कहानी है वो आपको आसानी से समझ आ जाएगी। अगर यहाँ पर क्या होता कि D2sp3 की जगह sp2 होती, यानी कि 1 S ऑर्बिटल होता और 2 P ऑर्बिटल बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होते, या 1 S और 2 P ऑर्बिटल हम कह सकते हैं कि वो स्पेस देते इनकमिंग लिगेंड्स को, तो हमारे पास क्या होती, जो हाइब्रिडाइजेशन होती है sp2 होती है। और इसके लिए ज्योमेट्री फिर हम क्या देखते हैं, ट्रायंगुलर। बेसिकली ये जो स्केच है, हाइब्रिडाइजेशन तो समझ आ रही है वहाँ से, उसकी बेस पे जो नेक्स्ट अब हमारा पॉइंट है ज्योमेट्री। तो वो आपको जब हाइब्रिडाइजेशन वहाँ से यहाँ से इस स्टेप तक आप हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट कर लोगे, तो इसकी बेस पे जो ज्योमेट्री होती है वो यहाँ पे मैंने चार्ट में शो कर दिया है कि अगर यहाँ वहाँ से आपकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 निकले तो ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होगी, अगर हाइब्रिडाइजेशन dsp2 निकले तो ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर होगी, और अगर हाइब्रिडाइजेशन dsp3 निकले तो ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल होगी, और अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 निकले तो ज्योमेट्री क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल। साथ मैंने सारी ज्योमेट्रीज की शेप भी ड्रॉ कर दी है, होप सो कि आपको समझ आ रही होंगी। तो मीन जहाँ तक तो हम लोगों ने स्ट्रक्चर से आइडेंटिफाई कर लिया कि हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन क्या बन गया, D2sp3। तो जब हम लोग हाइब्रिडाइजेशन लिख लेंगे, हाइब्रिडाइजेशन के साथ जो ज्योमेट्री लिंक होती है वो अभी मैंने आपको चार्ट में भी शो करवाई है। तो फिर जिस तरह देखें अभी हमारी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, D2sp3। अब अगर हम इस चार्ट में देखें तो ये है D2sp3, इसके साथ में ज्योमेट्री कौन सी होती है, ऑक्टाहेड्रल। तो नेक्स्ट हमें इसमें कौन सा पॉइंट लिख लेना है, ज्योमेट्री का, जो कि क्या है, ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल फिर आगे हम लोगों ने क्या करना है, जस्ट वो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री ड्रॉ कर देनी है, जिसमें सेंटर में हम लोगों ने सेंट्रल एटम और उसकी सराउंडिंग में क्या होते हैं, ऑक्टाहेड्रल में 2 अप एंड बिलो साइड्स होती हैं, और ये 4 हमारे पास साइड्स, मतलब यहाँ पर हम लोगों ने लिगेंड लगा देने होते हैं, और ये हमारे पास क्या बन गई, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। इसके बाद एक हमने बिहेवियर एक्सप्लेन करना होता है, दैट इज मैग्नेटिक बिहेवियर। तो मैग्नेटिक बिहेवियर हम लोग कैसे जस्टिफाई करते हैं, मैग्नेटिक बिहेवियर हम लोग यहाँ पर देखते हैं। देखिए यहाँ पर जब ये वाली यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो क्रॉस इलेक्ट्रॉन्स हैं,
ये बेसिकली लिगेंड्स के हैं। देखें ना, ये जो यहाँ पर आए हमने एम्प्टी ऑर्बिटल से सेंट्रल एटम के वहाँ पर ये लिगेंड के आके इलेक्ट्रॉन्स आए हैं और उन्होंने स्पेस को यानी कि फिल कर लिया, ठीक हो गया, या बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो गया। तो जो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ना, इस स्टेट पे जो सेंट्रल एटम की अपनी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अगर वो सारे पेयर्ड हों तो इसका बिहेवियर कौन सा होगा, डायामैग्नेटिक। और अगर यहाँ पर कोई अनपेयर्ड होता तो यहाँ से हम लोग चेक कर लेते हैं कि बिहेवियर क्या हो जाता, पैरामैग्नेटिक। तो ये वो इजी ट्रिक्स थी जिनमें अभी इस वीडियो में हम लोगों ने स्ट्रांग फील्ड लिगेंड के लिए देखा है। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट पार्ट में वीक फील्ड लिगेंड का, अगर यहाँ पर स्ट्रांग फील्ड की जगह वीक फील्ड होता तो क्या इफेक्ट होता, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह उसको कवर करूँगी। होप सो ये जो ट्रिक्स है आपके लिए हेल्पफुल प्रूव होंगी। थैंक यू सो मच।